गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे जो पिछले जो वीडियो थे उनमें हमने अध्ययन किया था राजस्थान का विस्तार और स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। और अगला जो हमारा वीडियो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। और राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेशों की बात करें हम तो हम कहेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से बात करने से पहले हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है उसका क्या संबंध है। तो देखिए हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। भौतिक प्रदेशों से पहले जाने के लिए हमें अध्ययन करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति की। भाई राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से है। हम कह सकते हैं कि भी राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई पहले संपूर्ण विश्व की बात करें तो हम कहेंगे संपूर्ण विश्व की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई दो भाग हैं। एक तो है स्थलखंड और जो प्राचीन भूभाग था उस प्राचीन भूभाग को हमने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया हमने? पेंजिया नाम था। और ये था स्थलखंड। अगर स्थलखंडों की बात करें तो हम कहेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर दो प्रकार के उच्चावच हैं। कितने प्रकार के उच्चावच हैं? दो प्रकार के। पहले तो हैं आपके महाद्वीप और दूसरे हैं आपके महासागर। ठीक है। और इनमें हम बात करें महाद्वीप का मतलब है कि ये है स्थलखंड। कौन सा खंड है? स्थलखंड। और दूसरा जो है महासागर। अगर महासागर की बात करें तो हम कहेंगे जल वाला भाग जो है। इसी प्रकार से हम कहें कि वे राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में पहले संपूर्ण विश्व में एक ही स्थलखंड था। एक ही स्थलखंड को हमने क्या नाम दिया? पेंजिया। और पेंजिया की चारों तरफ जल भाग था, जल राशि थी। चारों तरफ क्या था? जल राशि थी। हम कह सकते हैं कि पेंजिया की चारों तरफ एक स्थल जल राशि का भाग था। उस जल राशि के भाग को, ये चारों तरफ जल है इसकी पेंजिया के, स्थलखंड मध्य में था और स्थलखंड के चारों तरफ क्या था? जल ही जल था। और इस जल मंडल को हमने नाम दिया था पेंथालासा। क्या नाम दिया हमने? पेंथालासा। या हम इसे कह सकते हैं महासागर। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा कि वे राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में हम तो राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इससे हमारा क्या संबंध है? भाई है संबंध, कैसे नहीं है? क्योंकि हम इसका अध्ययन करेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में इसका अध्ययन करना पड़ेगा हमें। तो हम कहेंगे कि भाई जो संपूर्ण विश्व पे उच्चावच हैं, उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। पहला है महाद्वीपों को हम कहते हैं स्थलखंड। दूसरे हैं आपके महासागर हम कहते हैं जल का जो भी भाग होता है उसे हम कहते हैं महासागर। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा स्थलखंड कौन सा है? पेंजिया। फिर दूसरा हमने कहा महासागर क्या था? पेंथालासा। अब एक समय ऐसा आता है कि इसमें विभंजन होता है। विभंजन का मतलब होता है टुकड़े। और इस पेंजिया के क्या हो जाते हैं? दो भाग हो जाते हैं। हम कहेंगे पेंजिया के दो भाग हो गए। जैसे कि हम कहेंगे पेंजिया है और इस पेंजिया के कितने भाग हो जाते हैं? दो भाग हो जाते हैं। देखिए एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, दो भाग हो गए पेंजिया। ऊपर वाला तो हम कहेंगे कहलाएगा अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग है वो कहलाएगा गोंडवाना लैंड। दो भाग हो गए, एक है अंगारा लैंड और दूसरा क्या है आपकी गोंडवाना लैंड। फिर हम कहेंगे मध्य में, भाई हमने कहा भी चारों तरफ तो क्या था? सागर था। चारों तरफ तो क्या था? सागर था। तो अगर ये दो भाग हो रहे हैं तो ये जल भी अंदर आएगा और जल का ये भाग अंदर बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर निर्मित होता है 33 सागर। किसका निर्माण हुआ? 33 सागर का। लेकिन अब हम कहेंगे कि भी इनका भी संबंध है। भाई दो भाग कौन से भी पेंजिया के? एक तो हुआ आपके अंगारा लैंड और दूसरा कौन सा हुआ आपके गोंडवाना लैंड। तो हम कहेंगे अंगारा लैंड जो है आपके, अंगारा लैंड में हम कहेंगे अंगारा लैंड में कुछ भाग हैं। भाग का मतलब है हम कहेंगे अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका और दूसरा भाग है यूरेशिया। यूरेशिया को हम कहते हैं यूरोप प्लस एशिया। इन महाद्वीपों के भाग यानी ये जो है
अंगारालैंड के भाग है, कौन सा? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया। सेकंड की अगर बात करें हम गोंडवानालैंड, और गोंडवानालैंड की अगर बात करें तो हम कहेंगे इसमें शामिल होता है आपका दक्षिणी अमेरिका, इसमें हम शामिल करते हैं अफ्रीका, इसमें हम शामिल करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसमें हम शामिल करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि भारत का जो संपूर्ण भारत है उसका जो नीचे वाला भाग हिस्सा है, ये हिस्सा, इस हिस्से को हम शामिल करते हैं किसमें? गोंडवानालैंड में शामिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे अंगारलैंड में किसको शामिल किया हमने? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया को शामिल किया था, जिसमें यूरोप और क्या था आपके? एशिया था। दूसरा जो भाग था आपके, दूसरे भाग में क्या था? आपके गोंडवानालैंड है, और गोंडवानालैंड में क्या है? दक्षिणी अमेरिका है आपके, अफ्रीका है आपके, ऑस्ट्रेलिया है आपके, दक्षिणी अमेरिका है, प्रायद्वीपीय भारत है और अंटार्कटिका है। तो इन भागों को हम शामिल करते हैं इसमें गोंडवानालैंड में। लेकिन हम तो किसका अध्ययन कर रहे हैं? राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। भैया यहाँ हमने कहा प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत ये है भारत का जो नीचे वाला भाग है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो राजस्थान तो यहाँ रह गया, इसका मतलब है कि इसके ऊपर वाला जो भाग है ये, भैया हम कह सकते हैं इसका मतलब कहीं न कहीं राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन हो सकता है? तैतीस सागर हो सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि हम कहेंगे कि भाई इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत को देखें हमें, तो हमें लगता है कि राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है, और पश्चिमी भाग का संबंध किससे पाया जाता है? आपके तैतीस सागर से। इस प्रकार से हम कहेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति का संबंध किससे है? तैतीस सागर से है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं हम राजस्थान की किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि भौतिक प्रदेशों के रूप में कहीं न कहीं प्राचीनतम स्थलखंड भी आएंगे अपने, और नवीनतम, यानी जो प्राचीनतम जो स्थलखंड है उनका भी हमसे संबंध रहेगा राजस्थान में, और नवीनतम जो स्थलखंड है उनसे भी हमारा संबंध रहेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं क्योंकि जो दो प्रकार के भाग निर्मित हुए थे उनके मध्य जो तैतीस सागर था, तैतीस सागर का जमाव तो होगा, लगातार नदियां काफी करोड़ों वर्षों के बाद में नदियां आएगी, नदियां आने के ये भाग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या है? लगातार जमाव होगा। क्या जमाव होगा? लगातार भाई नदियां आती है, और नदियां अपने साथ में क्या लेके आती है? हमें सबको पता है कि कंकड़ है, पत्थर है, मृदा के कण है, जो भी है। तो ये जो भाव है काफी समय बाद, काफी करोड़ों वर्षों के बाद ये भाग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद में हो सकता है कि हम कह सकते हैं प्लेटें हैं। प्लेटें दो प्रकार की होती है, हल्की प्लेटें और भारी प्लेटें। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब हल्की प्लेटें और भारी प्लेटें, जो भारी प्लेटें वो कहाँ जाएगी? नीचे, और हल्की प्लेट कहाँ जाएगी? ऊपर। तब इस तैतीस सागर का जो भाग है इसमें क्या पढ़ेंगे? वलन पढ़ेंगे। और वलन जब वलन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दो प्रकार के भाग ही बढ़ेंगे। भाई ऊपर वाले जो भाग हैं वो तो बढ़ जाएंगे भाई पर्वतीय भाग, और नीचे वाले जो भाग हैं मैदानी भाग भी हम कह सकते हैं। ठीक इस प्रकार से किसका निर्माण होगा? भाई जो अलग अलग प्रकार की स्थलखंड है, यहाँ कह सकते हैं उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण होगा। तो हम हमसे मतलब इतना ही है कि वे तैतीस सागर का भाग है राजस्थान में, हाँ भाई है। अगर मैदानी भागों की बात करें तो मैदानी भागों का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है। तो वो भी संबंध रहेगा हमसे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अगर बात करें हम कहेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान हमने पहले पढ़ाया था, हमने मैप बनाया था राजस्थान के बारे में, और हमने विस्तार से अध्ययन भी किया था कि भाई राजस्थान ये जो है उसका हम किस प्रकार से मैंने मैप बनाया था। और मैप बनाने के बाद में हमने इसमें उसका विस्तार भी किया था, और विस्तार पूर्वक हमने क्या किया था? अध्ययन भी किया था। देखिए हम कहेंगे राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश हैं।
कितने भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं राजस्थान को? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। और 4 भौतिक प्रदेशों में हम कहेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम कहेंगे पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे अगर भाग की बात करें तो हम कहेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है मैदानी प्रदेश और चौथा है हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से हम कहेंगे भी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पहला है मरुस्थलीय। अगर मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करें तो हम कहेंगे यहां पर है आपकी अरावली पर्वतमाला, यहां पर है आपकी अरावली पर्वतमाला। ये इसके पहले कौन सा भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम कहेंगे ये जो भाग है वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भाग है आपके अरावली का, तो हम कह सकते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा भाग है मैदानी प्रदेश। आपके मैदानी भाग है, मैदानों का निर्माण होता है, नदियों का भाग है, नदियों के द्वारा किसका निर्माण होता है? मैदानों का। और तीसरा भाग कौन सा है? मैदानी प्रदेश। और चौथा जो भाग है आपका वो है आपके हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन यानी विस्तार पूर्वक हम एक एक भौतिक प्रदेश को लेंगे। यानी पहले हम अध्ययन करेंगे भाई एक भाग को ले लेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर हम एक भाग को ले लेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर हम एक भाग को ले लेंगे मैदानी मरुस्थलीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, फिर अगला भाग है आपके हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से हम विस्तार पूर्वक एक एक भौतिक प्रदेश का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। देखिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे पहला भाग आता है अपने, पहला अध्ययन करेंगे हम अध्ययन करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। हम अध्ययन करेंगे हाड़ौती के पठार का। और अगर हाड़ौती के पठार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाड़ौती के पठार ये से हम कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हम कहेंगे भाई सबसे पहले हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? हाड़ौती के पठार का कर रहे हैं। और हाड़ौती के पठार का अध्ययन कर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई इसकी उत्पत्ति के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या है, हाड़ौती के पठार की क्या विशेषता है, हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, हाड़ौती के पठार में अगर बात करें हम चट्टानें किस प्रकार की है, और हाड़ौती के पठार की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो चट्टानें हैं उनका कहीं न कहीं संबंध होता है, और अगर चट्टानों का संबंध है तो चट्टानें जो भी निर्मित होगी तो वहां मृदा भी पाई जाती है, और मृदा है तो हम उन चट्टानों के संदर्भ में हम खनिजों का भी अध्ययन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं खनिजों के संदर्भ में भाई भूभाग तो एक ही है और भूभाग पे हम कहेंगे खनिज भी होते हैं, नदियां भी होती है, अपवाह तंत्र भी होता है, ढाल भी होता है, सभी प्रकार के जो अध्ययन होते हैं। तो हम कहेंगे भाई एक कोई भी भूखंड है, ये भूखंड है, हमने यही कहा था हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार की बात करें, कोई भी भूखंड होता है और उस भूखंड के में कौन विशेषताएं पाई जाती है कि भाई किस प्रकार की वनस्पति है, वहां की जलवायु किस प्रकार की है, वहां की मृदा किस प्रकार की है। तो ये जो संपूर्ण रूप से जो हम अध्ययन करेंगे, उस संपूर्ण रूप से अध्ययन की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई पहले तो हम बात करेंगे भाई इस भाग की उत्पत्ति की बात करें तो हम कहेंगे हाँ भाई इस भाग की उत्पत्ति तो हुई होगी। और अगर उत्पत्ति की बात करें हम तो हम कह सकते हैं भाई क्रिटेशियस काल में, कौन से काल में? द्वितीय महाकल्प के क्रिटेशियस काल में
किसकी उत्पत्ति होती है? हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति होती है। फिर हम कहेंगे हाँ भाई उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन हम कहेंगे इसका संबंध भी किसी न किसी से तो होगा। संबंध की बात है, हमने अध्ययन किया था कि भाई संपूर्ण भूखंड क्या था? एक ही था, और एक में हमने कहा था कि संपूर्ण भूखंड पेंजिया था। चारों तरफ फिर हमने कहा था एक सागर था, उस सागर का हमने क्या नाम दिया था? पेंथालासा नाम दिया था। भाई कहीं न कहीं उसका संबंध भी यहाँ है, हम कहेंगे हाँ भी है, क्योंकि हाड़ौती का जो पठार है उसका संबंध है गोंडवाना लैंड से। किससे है? गोंडवाना लैंड से। हम कह सकते हैं भैया आपकी जो हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार का संबंध किससे है? गोंडवाना लैंड से है। हाँ भाई है गोंडवाना लैंड से। फिर हम कहेंगे इस प्रदेश की विस्तार की बात करें, क्योंकि विस्तार तो पाया जाएगा भाई कितने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है या कितनी यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में जो भी भाग है आपका। तो हम कहेंगे विस्तार की बात करें हम, तो विस्तार में हम देखते हैं, विस्तार में हम शामिल करेंगे पहले क्षेत्रफल को शामिल करते हैं। भाई हाड़ौती का जो पठार है वो कितने बड़े भूभाग में फैला हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि हाड़ौती का पठार लगभग 7% ऐसे तो हम कह सकते हैं 6.49%, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 7% भाग में फैला हुआ है। फिर हम कह सकते हैं भाई विस्तार पाया जाता है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो यहाँ पर क्या पाई जाएगी? भाई जनसंख्या भी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं हाड़ौती के पठार में यानी इस भाग में 7% क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो हम कह सकते हैं कि भाई इस भाग पर 11% जनसंख्या निवास करती है। अगर जनसंख्या की बात करें तो हमने कहा हाड़ौती का पठार तो है, नहीं हाड़ौती के पठार में कोई ना कोई ऐसा भूखंड तो होगा, और भूखंड की बात करें तो हम कहेंगे भूखंड में क्षेत्र आते हैं और क्षेत्र में हम कहेंगे जिले भी आते हैं। तो हम कहेंगे भी हाड़ौती के पठार में जिलों को शामिल करेंगे, और जिले कौन कौन से थे अपने? हमने आपने देखा होगा राजस्थान के मैप में हमने कुछ ऐसा यूं ये भाग बनाया था, ऐसा ये भाग था, इधर वाला जो भाग था। हम कह सकते हैं कि भाई अगर दिशाओं की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये भाग कौन सा था? दक्षिण पूर्व। हमने कहा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और इसका संबंध कहीं न कहीं है किससे है? यहाँ झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, यही है 4 जिले। हाड़ौती के पठार की हम बात करें या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में हम कितने जिलों को शामिल करते हैं? 4 जिलों को शामिल करते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई इस भूखंड के बारे में हम अध्ययन करें कि भाई हाड़ौती के पठार का विस्तार की बात करें, भाई विस्तार में क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल का मतलब है कि भाई कितने बड़े भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर ये भूखंड फैला हुआ है। भूखंड का मतलब कौन सा है? हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। पहले हम लगभग कितना प्रतिशत है आपकी? 7% है। ब्रैकेट देखें तो 6.49% है। जनसंख्या की बात करें, इस भूखंड पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो हम कहेंगे लगभग 40% जनसंख्या निवास, 11% जनसंख्या निवास करती है। फिर हम कहेंगे विस्तार में किसको शामिल करते हैं? जिलों को। और कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। जिले कौन कौन से हैं आपकी? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। इस प्रकार से हमने किसको शामिल किया? जिलों को शामिल किया। कई बार हमें एक प्रश्न पूछा जाता है साथ साथ में कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भूखंड की? औसत ऊंचाई की बात करें तो हम कहेंगे भाई कितनी है? 500 मीटर है। तो इस प्रकार से हाड़ौती के पठार का विवरण को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें विशेषताओं को देखते हैं कि कोई भूखंड होता है, उस भूखंड की क्या होती है? विशेषता होती है। और विशेषता के बारे में हमें कब पता लगता है कि भाई उस भूखंड के बारे में हमें किसका पता लगाना पड़ता है? चट्टानों का पता लगाना पड़ता है। और चट्टानों के बारे में हम कहेंगे भाई कोई भी भूखंड हो उसमें चट्टानें पाई जाती है। लेकिन आपने पढ़ा होगा एक फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम कहते हैं कि स्वेस के मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भागों कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में
तो किसके अनुसार है, स्वेस के मत के अनुसार, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और 3 भाग है इसमें, सियाल, सीमा और तीसरा है आपके नीफे। कितने भाग हो गए, स्वेस की मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और नीफे। इसका अध्ययन करते हैं कैसे, यहाँ पर हम विशेषता के बारे में देखेंगे। विशेषता के बारे में मतलब है सियाल, सियाल, सीमा और नीफ। सियाल का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम। निफे, निकेल हम कहेंगे निकिल और फेरस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई विशेषताओं की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में विशेषताएं हैं। सिलिका, सिलिका में क्या है, चट्टानों को शामिल करते हैं हम। और चट्टानों की बात करें हम तो हम कहेंगे कि भाई कुछ न कुछ ऐसे भाग भी होते हैं भाई जो चट्टानों में हैं, चट्टानों में संरचना पाई जाती है। और संरचना हमने अध्ययन किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। स्वेस के मत के अनुसार सियाल, सीमा और निफे। वही अगर हम पृथ्वी के ऊपरी भागों से निचले भागों में जाते हैं तो इसमें सियाल में हमने लिखा सियाल, सिलिका और क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। सेकंड जो है इसमें सिलिका और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम सीमा में। तीसरा है निफे, निफे में का निकल और क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे हाड़ौती के पठार हैं। और हाड़ौती के पठार की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जैसे जैसे ऊपर की चट्टानों की बात करें तो ये चट्टाने हैं बाह्य चट्टाने। ये चट्टाने कौन सी है, बाह्य चट्टाने। और ये चट्टाने कौन सी है, आपके आंतरिक चट्टाने। क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपरी भागों की बात करें तो ऊपरी भागों की बात करें तो हम कहेंगे ऊपरी भागों में कौन से चट्टाने हैं, बाह्य चट्टाने। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हैं तो आंतरिक भागों में हम क्या कहेंगे, कौन चट्टाने पाई जाएगी, आंतरिक चट्टाने पाई जाती है। अगर इनका अध्ययन करें हम तो हम कहेंगे ऊपरी भागों में चट्टाने होती है सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, निकिल और फेरस। इस प्रकार से हमने क्या किया, इनका अध्ययन कि अब हमारे सामने क्वेश्चन रहता है कि हाड़ौती के चट्टान में, हाड़ौती के पठार में चट्टाने हैं और चट्टानों में हमने कहा कि हाड़ौती के पठार पर चट्टानों का कौन सा विवरण अधिक पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाड़ौती के पठार में चट्टाने पाई जाती है कौन सी, बाह्य आग्नेय चट्टाने। बाह्य आग्नेय चट्टानों का विवरण क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। क्योंकि हम अधिकांश ऊपरी स्थलखंड को काम में लेते हैं। अगर ऊपरी स्थलखंड की बात करें तो ऊपर क्या है, बाह्य आग्नेय चट्टाने हैं, उनको हम शामिल करते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई पाया जाता है कौन सा, बलुआ पत्थर। ऊपरी चट्टानों की बात करें हम तो भाई ऊपरी चट्टानों में क्या पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम कहते हैं बॉक्साइड, जो हमने पढ़ा यहाँ एल्यूमिनियम। हम कह सकते हैं कि भाई बाह्य आग्नेय जो चट्टाने हैं उनमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। और एल्यूमिनियम में क्या है, आपकी एल्यूमिनियम को किस रूप में जानते हैं, बॉक्साइड के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बलुआ पत्थर व एल्यूमिनियम के क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि भाई अगर इस क्षेत्रों की मृदा की बात करें, हाड़ौती का पठार है और यहाँ क्या पाई जाती है, मृदा। तो मृदा की बात करें तो हम यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा। और काली मृदा को हम कहते हैं वर्टिसोल मृदा। कौन सा मृदा भी कहते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार इस मृदा का क्या नाम है, वर्टिसोल मृदा के रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। रंग क्या होता है, काला। या इसे ही हम कहते हैं कपासी मृदा।
क्योंकि कपास की फसल का उत्पादन अधिक होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इस मृदा का विस्तार पाया जाता है गुजरात व महाराष्ट्र में अधिक विस्तार पाया जाता है। इस मृदा को ये हमें रेगुड़ी मृदा भी कहते हैं। इस मृदा को ही हम कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कपास की फसल का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। तो हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा। और काली मृदा पाए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं। अब राजस्थान के बारे में बात करें तो हम कहेंगे झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी। इस मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के रूप में इस मृदा का क्या नाम है, तो हम कहेंगे इस मृदा का नाम है वर्टिसोल मृदा के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा कि भाई इस मृदा को इस हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई हाड़ौती के पठार है तो हाड़ौती के पठार में नदियां भी हो सकती हैं, और नदियों में हम कहेंगे कौन सी नदी है, यहाँ पर चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती के पठार को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। देखिए कैसे बांटेंगे, हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटेंगे हम। हाड़ौती का पठार, तो हमने कहा हम इसे कितने भागों में बांटते हैं, वर्गीकरण और बताने के लिए दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है विंध्यन गंगार क्षेत्र, पहला भाग कौन सा है, विंध्यन गंगार क्षेत्र। और दूसरा भाग है दक्कन का पठार। दूसरा कौन सा है, दक्कन का पठार। तो हमने कहा हाड़ौती के पठार को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहला कौन सा है, विंध्यन गंगार का क्षेत्र है, और दूसरा कौन सा है आपके दक्कन का पठार है। अगर विंध्यन गंगार की बात करें हम तो हम कहेंगे विंध्यन गंगार में हम राजस्थान के जिलों को शामिल करते हैं, और राजस्थान के 3 जिलों को शामिल करते हैं, बूंदी, कोटा और बारा। कई बार क्वेश्चन आ सकता है विंध्यन गंगार में कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाता है, तो हम कहेंगे विंध्यन गंगार में बूंदी, कोटा और 12 जिलों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे है कौन सा है, दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार का संबंध है किससे है, झालावाड़ से। क्योंकि हमने हाड़ौती के पठार में 4 जिले पढ़े थे। हमने कहा कि हाड़ौती के जो पठार है आपके, हाड़ौती के पठार में कितने जिले थे, हमने कहा 4। एक तो हमने कहा था झालावाड़, दूसरा था आपके बारा, तीसरा था आपके कोटा और चौथा था आपके बूंदी। तो हमने कहा था कि विंध्यन गंगार का संबंध है बूंदी, कोटा और बारा से है, और दक्कन के पठार का संबंध किससे है, झालावाड़ से है। ये पढ़ा था। तो इनके अगर वर्गीकरण की बात करें हम कहेंगे इनके भागों में अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं, देखिए हम देखते हैं कि विंध्यन गंगार है। विंध्यन गंगार आपका जो भाग था इसमें हमने जिलों को शामिल किया था, बूंदी, कोटा और बारा को शामिल किया था। लेकिन हम इस भाग को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, विंध्यन गंगार को 3 भागों में। पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, पहला जो भाग है विंध्यन गंगार का। दूसरा भाग है नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है, और तीसरा है साहेबाद उच्च भूमि। तो मैंने कहा कि भाई विंध्यन गंगार है, विंध्यन गंगार में 3 जिलों को शामिल किया, बूंदी, कोटा और बारा। फिर हमने कहा विंध्यन गंगार कितने भागों में बांटा, हमने 3 भागों में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र, और तीसरा है साहेबाद उच्च भूमि। देखिए इनकी अगर हम बात करें, देखिए कैसे भाई ये जो क्षेत्र था आपके, इस क्षेत्रों को हम कैसे बांटते हैं, 3 भाग थे अपने
चंद्राकार पहाड़ियां, नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र और साहेबाद उच्च भूमि। देखो इसका हम मैप पे अध्ययन करते हैं क्योंकि मैप में समझना अधिक सही रहेगा। तो जैसे कि हमने मैप बनाया था अपने, और मैप में हम हड़ौती के पठार को शामिल करेंगे, अन्य किसी दूसरे को शामिल नहीं करेंगे। हड़ौती के पठार में हमने कहा था झालावाड़, ठीक है। नेक्स्ट था अपने बारा, फिर था अपने कोटा, और यहाँ था अपने कौन सा, बूंदी। 4 जिलों को शामिल किया था हमने विंध्यन कगार में, और 4 जिलों को शामिल तो किया, लेकिन फिर हमने विंध्यन कगार को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। और इसका कहीं न कहीं संबंध है। संबंध का मतलब है कि यहाँ एक नदी बहती है आपकी, और नदी कौन सी है, वो चंबल नदी है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन हमें अध्ययन तो किसका करना था, भी 3 क्षेत्रों का करना था हमें। 3 क्षेत्र कौन से थे अपने, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, दूसरा था नदी के द्वारा निर्मित मैदान, और तीसरा था अपने कौन सा, शाहाबाद उच्च भूमि। अगर शाहाबाद उच्च भूमि की बात करें तो शाहाबाद उच्च भूमि 12 के दक्षिणी भागों में है, पूर्वी भागों में है। शाहाबाद उच्च भूमि की अगर हम बात करें तो शाहाबाद उच्च भूमि 12 के पूर्वी भागों में है। कौन सी, शाहाबाद उच्च भूमि। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपना आता है नदियों द्वारा निर्मित मैदान, और नदी द्वारा निर्मित मैदानों की बात करें तो हम कहेंगे ये जो भाग है आपका, और जिन जिन क्षेत्रों से क्या बहती है, नदियां बहती हैं, उन क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। ये देखा हमने। फिर हमने कहा भाई इनका संबंध किससे होगा। संबंध का मतलब है कि हमने 3 भागों में बांटा था, और 3 भागों में हमने कहा था पहला है बूंदी की बात करें तो बूंदी में कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को हम कहते हैं बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी में पहाड़ियां हैं, उन्हें कहते हैं बूंदी की पहाड़ियां। फिर हम कहेंगे यहाँ पर उच्च क्षेत्र है, उच्च भूमि क्षेत्र है, और कोटा में भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कोटा में पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां कोटा में, कुंडला की पहाड़ियां हैं। कोटा में कौन सी पहाड़ियां हैं, कुंडला में। अगर झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ में उच्च भूमि क्षेत्र हैं, उच्च भूमि क्षेत्र को हम कहते हैं दंग भूमि, यहां हम कह सकते हैं उच्च भूमि। यानी वो भाग जो ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठे भाग को हम क्या कह सकते हैं, दंग प्रदेश भी कह सकते हैं, दंग भूमि भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं गंगधर प्रदेश के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये कहां पर पाया जाता है, आपके झालावाड़ में। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ में पठार भी है, तो हम कहेंगे पठार है झालावाड़ का पठार। कौन सा पठार है, झालावाड़ का पठार है। कोटा में हमने कहा कौन सी पहाड़ियां थी, कोटा में कौन सी पहाड़ियां थी, तो हमने कहा कोटा में कुंडला की पहाड़ियां। बूंदी की बात करें तो बूंदी में कौन सी थी, आपके बूंदी की पहाड़ियां। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें, नदी निर्मित जो क्षेत्र भी है, नदी निर्मित मैदान भी है, और नदी निर्मित जो मैदान है बूंदी, कोटा और बारा, इन क्षेत्रों में कौन सा मैदान है, नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। तो नदी कौन सी है, ये हमने कहा था कौन सी नदी है, चंबल नदी है। तो इस प्रकार से हमने कहा यहाँ पर है। फिर कुछ पहाड़ियां और भी है बूंदी और बारा के मध्य, बूंदी और बारा के मध्य पहाड़ियां हैं, उन्हें हम कहते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, तो हम कहेंगे बूंदी व बारा के मध्य पहाड़ियां हैं। कौन सी, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं।
नेक्स्ट इसी प्रकार से देखें, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात कर रहे थे हम, और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में हम कहेंगे कौन सी थी आपकी, हमारे 3 प्रदेश थे, और 3 प्रदेश में हमने कहा पहला था अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं आपकी उन्हें पहले कौन सी थी आपकी, बूंदी की पहाड़ियां। और बूंदी की पहाड़ियों की बात करें तो बूंदी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हम कहेंगे सबसे ऊंची चोटी है सातुर। कौन सी है, बूंदी की अगर पहाड़ियों की बात करें हम तो बूंदी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सातुर चोटी है। फिर दूसरी की अगर हम बात करें, दूसरी थी आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोटा और झालावाड़ के मध्य। मुकुंदरा की पहाड़ियां इनके मध्य हैं कोटा व झालावाड़। तो हम कह सकते हैं कि भाई मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर हैं, कोटा और झालावाड़ के मध्य कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां। कोटा और झालावाड़ के मध्य कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, मुकुंदरा की पहाड़ियां। अगला है आपकी कुंडलाकार पहाड़ियां, हमने कहा तीसरा, यदि पहाड़ियां अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें, तीसरी कौन सी है, कुंडलाकार पहाड़ियां। कुंडला की पहाड़ियों की बात करें तो कहां पर है, कोटा। और चौथे भाग की बात करें रामगढ़ की पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार भाग की बात करें हम, रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है आपके 12 और बूंदी के मध्य कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार से ये हमारा पहला भाग होता है कौन सा, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। पहला बूंदी की पहाड़ियां, दूसरा हमने कहा था मुकुंदरा की पहाड़ियां, इनके मध्य हैं कोटा और झालावाड़। तीसरा हमने कहा था कुंडला की पहाड़ियां कहां पर है, कोटा। चौथा हमने कहा था बूंदी और 12 के मध्य कौन सी पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से हमने अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। फिर हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, यहाँ पर हमने कहा सातुर बूंदी की पहाड़ियों में। अगला जो भाग आता है अपने, और अगले भाग की बात करते हैं हम। अगले भाग में है नदी द्वारा निर्मित मैदान। अगर नदी द्वारा निर्मित मैदानों की बात करें तो भाई यहाँ भी नदियां हैं, और नदियां तो यहाँ पर बहेगी। तो यहाँ पर नदी कौन सी थी, हमने कहा था चंबल नदी थी। कौन सी नदी थी, चंबल नदी। और चंबल नदी की बात करें तो हम कहेंगे कोटा व बूंदी जिलों की बात करें, राजस्थान के 2 जिले हैं कोटा व बूंदी। अगर इनकी बात करें हम कहेंगे उसकी सहायक नदियां और भी हैं। तो इन क्षेत्रों में इसका निर्माण होगा, मैदानों का निर्माण होगा। और मैदानों का निर्माण होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कृषि कार्य होगा। और कृषि कार्य कौन सा होगा, अधिकांश मात्रा में हम कहेंगे इन क्षेत्रों में चावल कह सकते हैं हम, चावल की खेती होती है। ये और भी जो मैदानी भाग है तो और भी अन्य कृषि कार्य होते हैं। और इसी भागों में तीसरा भाग है अपना साहेबाद उच्च भूमि। तो हमने कहा था साहेबाद उच्च भूमि कहां पर था, 12 में। ये कहा था हमने। तो साहेबाद उच्च भूमि की बात करें तो हम कहेंगे 12 में है। और 12 में किस भागों में है, 12 के पूर्वी भागों में है। इस प्रकार से हमने इसका क्या किया, अध्ययन किया। सेकंड था हमने, फिर हमने कहा हाड़ौती का पठार, फिर हमने कहा झालावाड़ का पठार। इसी में झालावाड़ के पठार में हमने पढ़ा था गंगधरे प्रदेश की बात की थी हमने। गंगधर प्रदेश क्या होता है, इन्हें हम कह सकते हैं कि ऊपरी उठा हुआ भाग या ऊपर उठा हुआ भाग, जिसे हम कहते हैं झालावाड़ के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। झालावाड़ के
दक्षिण व पश्चिम में स्थित प्रदेश को हम किस रूप में जानते हैं? गंगधर प्रदेश की बात करते हैं और ऊंचाई पाई जाती है इसकी 350 मीटर। गंगधर प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर है। इस प्रकार से हमने इन प्रदेशों का अध्ययन किया। और नेक्स्ट हमारे हैं, तो ये दोस्तों हमारा ये क्या था? आड़ूती का पठार।